हेतु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। ओके, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। और कैसे हैं आप सब? मस्त, एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज हम आपकी फर्स्ट क्लास चैप्टर 1, ठीक है ना, फिजिक्स की चैप्टर 1 क्लास 12 स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सिलेबस आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं और इन टॉपिक्स को आगे ये 5 हिस्सों में बांटा गया है विस्तार से, ठीक है ना। तो इन टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और केवल ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए, फील कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में तुरंत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक आपकी यहाँ पर है इलेक्ट्रिक चार्ज। दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चार्ज क्या होता है भाई, ठीक है ना। चार्ज की बात करें बेटा तो समझिएगा बात को। चार्ज कोई नाउन नहीं है, नाउन मतलब किसी का नाम नहीं है, ठीक है ना। ये क्वालिटी है, ठीक है ना। ये क्वालिटी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्वालिटी आ जाएगी चार्ज की, ठीक है ना, तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती है, हम उसकी बात कर लेते हैं। जब किसी के पास चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, तो चार्ज की क्वालिटी आने से क्या मतलब है कि जब किसी के पास चार्ज आ जाता है तो उसके पास कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आ जाती है। क्या? पहला, वह अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है। दूसरी बात करें तो भाई चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज सिंपली, ठीक है ना, एल्जेब्राइक इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। सिंपल मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में 5 कूलाम चार्ज है, इसकी यूनिट कूलाम होती है। 5 कूलाम चार्ज है पॉजिटिव और 2 कूलाम चार्ज है निगेटिव, ठीक है। तो उसका अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो 3 कूलाम आएगा पॉजिटिव। अब बात आती है कि सर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से क्या मतलब है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव नाम बेटा इसका यहाँ से आया कि साइंटिस्ट ने 2 रॉड लिए, ठीक है ना, 2 रॉड लिए उन्होंने प्लास्टिक के और 2 रॉड लिए उन्होंने ग्लास के, ठीक है ना। और इन दोनों को सेम दो को जो पेयर है, इन दोनों को पहले सिल्क के ऊपर रब किया, इन दोनों को। और फिर जब सिल्क के ऊपर, सिल्क का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें रेशम पे यानी कपड़े पे इन्होंने इसके ऊपर रब किया प्लास्टिक की रॉड को। और फिर जब इसको पास लाए तो इनमें रिपल्सन हो रहा था। यही हाल ग्लास के रॉड के साथ भी था। ग्लास की एक रॉड थी, ठीक है ना, ग्लास की रॉड का मतलब एक छड़ थी, उसको भी सिल्क के ऊपर रब किए तो इसमें भी रिपल्सन हो रहा था, ठीक है। ये दोनों रॉड दूर दूर जा रहे थे। पहले तो नॉर्मल दोनों रॉड थे, ठीक है ना, दोनों रॉड पहले नॉर्मल थे, लेकिन जब इनको रब किया गया सिल्क के ऊपर तो ये दूर दूर हटने लगे। तो ये प्रॉपर्टी इसके पास भी आ गई और ये कुछ स्पेशल टाइप का फोर्स है, तभी तो ये दोनों अलग अलग हट रहे थे। तो फिर क्या किया गया कि इन दोनों रॉड को, यानी कि एक प्लास्टिक की रॉड और एक ग्लास की रॉड, ठीक है ना, इसको पास लाया गया। तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स है ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों है। तो अभी इसके पहले कुछ फोर्स के बारे में हमें जानकारी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करता था, ठीक है ना। तो ये कैसा फोर्स है कि जो अट्रैक्ट भी कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है। बच्चे अगर यहाँ पर देखें ध्यान से तो ग्लास की रॉड आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, प्लास्टिक की रॉड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन जब इन दोनों को पास लाया गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। चलिए ये भी बात समझ में आया कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों है। लेकिन जब इन दोनों रॉड को, ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड को आपस में जब टच कर दिया गया तो एक आश्चर्यजनक ये बात हुई कि ये दोनों रॉड फिर से नॉर्मल हो गए। अब इसमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई भी फोर्स नहीं था इसमें। मतलब मान लेते हैं ग्लास की रॉड में पहले 2 न्यूटन का फोर्स था अट्रैक्टिव रिपल्सिव का, और प्लास्टिक की रॉड में भी 2 न्यूटन का फोर्स था, लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर दिया गया तो वैल्यू 0 आ गई। तो ये कैसे संभव है भाई? ये तो तभी संभव है ना कि जब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। यहीं से इसका नाम आया कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपके 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है। इनको आप, जो मैं बोल रहा हूँ, आप आराम से इसका एक नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मस्ती से ध्यान से सुनो, ध्यान से अगर सुन लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केवल ध्यान से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते जाओ। और जैसा कि आपके चैनल का नाम है फील द फिजिक्स,
फिल करते जाओ। ठीक है, तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी सामने आई। चार्ज पहली प्रॉपर्टी कि अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, और अगर चार्ज कोई चार्ज, इसको क्यू से हम डिनोट करते हैं, अगर मूव करे आगे की तरफ, ठीक है ना, मूव करे तो ये करंट बना देगा, यानी कि Q/T ये I बना देगा करंट। यानी चार्ज रुका हुआ है तो फील्ड बनाएगा, चल दिया आगे की तरफ बढ़ दिया तो करंट बना देगा। और अगर चार्ज एक्सिलरेट कर गया, ठीक है ना, अगर चार्ज की अंदर एक्सिलरेशन आ गया, ठीक है ना, एक्सिलरेट का मतलब टू एंड फ्रो मोशन भी कर सकता है, ये किसी भी तरीके से इसके अंदर एक्सिलरेशन आ जाए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ओमिटिंग करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, इमिट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल केवल आप सुनते चलो कि चार्ज क्या क्या, अगर जिसके अंदर चार्ज की क्वालिटी आएगी तो वो क्या करेगा। ठीक है ना, चार्ज फिर से बता दूं नाम नहीं है, क्वालिटी है। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है तो ये जो अच्छा है ये उसकी क्वालिटी है, राम इसका नाम है ना, अच्छा क्वालिटी है। वैसे ही चार्ज एक क्वालिटी है। ठीक है, ये क्वालिटी जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज आपका फील्ड बना सकता है। ठीक है, चार्ज अगर चलेगा तो करंट बनाएगा, चार्ज एक्सिलरेट कर गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है अपने अंदर से। ठीक है ना, इसके साथ साथ चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन फिर फील करने की, मैकेनिक्स में जितने भी फार्मूले जैसे F=ma है, ठीक है ना, यानी मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी है, आपने 9th में 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो मैकेनिक्स में जितने भी फार्मूले में जहाँ जहाँ पर मास आता है, इलेक्ट्रिसिटी में मास की जगह पर चार्ज आता है। यस, एकदम बिल्कुल अलग तरीके से फीलिंग, किसी बुक में मत पढ़िएगा, ये मिलेगा नहीं। ठीक है ना, ये सब फील करने की बात है तो समझिए, मैकेनिक्स के सारे फार्मूले को मैं इलेक्ट्रिसिटी से इसको अरेंज करूंगा। ठीक है ना, मैकेनिक्स के सारे फार्मूले मैग्नेटिज्म से भी आप जोड़ सकते हो, मैकेनिक्स के सारे फार्मूले फिजिक्स के लगभग सारे ब्रांच से आप जोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो एक पढ़ो सब समझ में आएगा। तो चार्ज के अंदर और भी क्या क्वालिटी होती है वो भी समझ लेते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ भाई, क्वांटाइज्ड का मतलब ऐसे समझो आप कि चार्ज सर किसके ऊपर आ सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट पर आ सकता है। चार्ज बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट पर भी आ सकता है, छोटे से छोटे भी ऑब्जेक्ट पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर चार्ज कितने छोटे ऑब्जेक्ट पर आ सकता है, क्या इस पेंसिल पर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पेंसिल पर भी आ जाएगा। क्या इस पेंसिल की नोक पर भी चार्ज आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है चार्ज इस पेंसिल की नोक पर। सर कितने छोटे ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ सकता है, तो सबसे छोटा मैटर जिसके ऊपर चार्ज आ सकता है वो है बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन कैरी द चार्ज। ठीक है, दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। एक मिनट ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता। नहीं समझे मेरी बात, फिर से समझो, चार्ज एक क्वालिटी है और इलेक्ट्रॉन एक मैटर है। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज की क्वालिटी होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके अंदर चार्ज की क्वालिटी होती है। क्लियर है ना, चार्ज की क्वालिटी उसके अंदर आती है। ठीक है, प्रोटॉन के अंदर भी तो आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अगर हम कंपेयर करें तो प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन और छोटा है। कितना भाई, 1836 टाइम्स स्मॉलेस्ट है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहाँ तक बात आती है चार्ज की, तो दिमाग में इलेक्ट्रॉन ही क्यों घूमता है उसकी भी बात समझ लेते हैं। सर सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज की क्वालिटी आ सकती है। दूसरी बात, इसका मास भी कम है और इसको यूटिलाइज करना यानी यूज करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एटम की अगर हम बात करें तो एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल जाते हैं और ये चार्ज की प्रॉपर्टी शो करते हैं। प्रोटॉन को निकालना बड़ा मुश्किल है भैया, है ना, न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो इतना आसान नहीं है कि न्यूक्लियस को तोड़ा जा सके। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है। ठीक है ना, अब आगे की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहे कितना भी कूलॉम चार्ज क्यों ना हो, ठीक है ना, वो जब भी बने होगा तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज से बना होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉनों को मिला करके ही ये चार्ज बना होगा। कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम चीनी हो, 1 किलो चीनी हो, 1 कुंटल चीनी हो, 1 ट्रक चीनी हो या कई ट्रक चीनियाँ हो, ठीक है ना, वो चीनी के दानों से ही बना होता है। बिल्कुल वैसे ही
कितना भी कूलाम चार्ज क्यों ना हो वो बना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है ना, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन लॉ, और ये क्वांटाइजेशन लॉ का फार्मूला है। इस फार्मूले पर भी बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है चार्ज की प्रॉपर्टीज। और चार्ज की प्रॉपर्टीज में बात ये करते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहले ये समझ लीजिए आप कि चार्ज ओवरऑल कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चार्ज का कंजर्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि नया चार्ज नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। क्यों बनाया जाता भाई? क्योंकि किसी भी एटम से अगर उसके न्यूक्लियाई और ये एटम से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हो तो इसने एक निगेटिव चार्ज को लूज कर दिया, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया, ये चार्ज जिसके ऊपर भी जाकर के बैठेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जहाँ से ये चार्ज निकला है वहाँ पर एक चार्ज निगेटिव चार्ज की कमी आई। अब आपको पता है कि किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव, तो कोई भी एटम अपने आप में ओवरऑल न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में भैया 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 11 प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लोगे तो इसके पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये जाकर के जिसके ऊपर भी बैठेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। फिर जब तुम इस निगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करोगे तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा खेल, ठीक है ना। इसको कहते हैं कि ओवरऑल चार्ज कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना। जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चार्ज हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बनाया जा सकता और चार्ज को मिटाया भी नहीं जा सकता। चार्ज की क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टीज हो गई कि भाई चार्ज ओवरऑल कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है ना। एक लाइन के याद रखने की बात, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होते हैं, दूसरी बात हो गई, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, चार्ज चलता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा, और चार्ज अगर एक्सीलरेट कर गया या ऑसिलेट कर गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। चार्ज की यूनिट की बात करें तो कूलाम होती है, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका अलजेब्राइक, अगर जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनका जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सब अलजेब्राइक होते हैं। अलजेब्राइक का मतलब कि भैया 2 + 2 = 4, सिंपल सम, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो आप बचपन से सीखते आए हो वही होगा, ठीक है ना। ये तो हो गई बात चार्ज की। अब बात आती है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगाता है, ठीक है ना। यहाँ से आपकी कहानी क्या शुरू हो रही है भाई? यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाएगी कूलॉम्स लॉ की, ठीक है ना। ये कूलॉम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर कोई एक चार्ज है और किसी दूरी पर कोई दूसरा चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा। वह फोर्स जो होगा भैया, ठीक है, वह फोर्स इन दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन के, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब स्क्वायर इन्वर्स लॉ को फॉलो करेगा। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। गौर से देखिए ये बिल्कुल वैसे ही तरीके का फार्मूला है जो कि ग्रेविटेशन में आता था। कैसा? कैपिटल G m1 m2/r², याद आ रहा है ना। देखो जरा यहाँ पे एक कांस्टेंट, चार्ज, मास, डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होगा कितना था भाई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻11, ठीक है ना। यहाँ पर जो k की वैल्यू है इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻9, ओके, 9 × 10⁻9, ठीक है ना। बाकी चीज़ें सेम है, दोनों के बीच में r डिस्टेंस ही है बीच का, q यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर m मास है। तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है कूलाम फोर्स में, ये कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव फोर्स था और कूलाम फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है, ठीक है ना। अगर आप, ये तो हो गई बात कूलाम फोर्स की, सिंपल ही होता है। अब चूंकि फोर्स है तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, मतलब इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। वेक्टर लॉ का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, ये क्लास 11th में आप देख सकते हो, उसमें भी मैं वेक्टर के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप देख लोगे, ठीक है ना। क्योंकि वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्राइक वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन से डिफरेंस होता है, आपको पता है ना। चलो अब बात करते हैं k के बारे में। इसमें ये पूरा खेल k का ही है, क्योंकि इस k के अंदर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई तो कांस्टेंट है आपको पता है, लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी। क्या कहलाता है ये? जिसकी वैल्यू आपको अगर मैं बता दूं तो ये करीब -12 के आसपास होती है, ठीक है ना।
8 पॉइंट, ठीक है ना, 8 9 10⁻⁻12 के आसपास होती है ये, ठीक है ना फिलहाल। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी और बात करें तो ये के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है ये बताता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बात यार ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऐसा कुछ क्या जी में भी था? ये जो जी था, नहीं जी में नहीं था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। कहने का मतलब दो मास अगर हैं भैया, ठीक है ना, तो इनके बीच में आप कुछ भी रख दो, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दो चार्ज हैं, ठीक है ना, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर इनके बीच का आप मीडियम चेंज कर दोगे तो इनके जो ये फोर्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स यानी कूलॉम फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, और वो मीडियम कहाँ से आया? यही के है, जो यानी कि के की वैल्यू जो है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन नॉट बताता है कि ये फ्री स्पेस की बात आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फ्री स्पेस के बारे में बताता है एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहते हैं। क्या दूसरा मीडियम आएगा सर तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। तो उसका जो परमिटिविटी आएगी वो हो जाएगा एप्सिलॉन एम, अलग मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन एम हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ सर? हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि आपके क्वेश्चन में किसी मीडियम को तो दे देगा लेकिन उस मीडियम की परमिटिविटी न देगा, आपको कह देगा उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है भाई? रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा भाई? एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की परमिटिविटी हो गई। अब सर मान लेते हैं कि हमने दो चार्ज को रख दिया है ग्लिसरीन में। अब ग्लिसरीन की परमिटिविटी है, मान लेते हैं एप्सिलॉन जी है ग्लिसरीन की, ठीक है ना, एप्सिलॉन जी है, ठीक है। तो उसमें फोर्स का फार्मूला क्या होगा? तो बड़ा ही आसान हो गया भाई। फोर्स का फार्मूला सर वही हो गया आपका 1/4πε0g Q1 Q2/r², है ना आसान। Q1 Q2 उस ग्लिसरीन में रखी हुई दो चार्ज है, R उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और ये एप्सिलॉन जी उस मीडियम की परमिटिविटी है, यानी ग्लिसरीन की परमिटिविटी है। ग्लिसरीन की परमिटिविटी एप्सिलॉन जी है। लेकिन सर उसने ग्लिसरीन की परमिटिविटी नहीं दिया, उसने ग्लिसरीन की रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा है। कोई बात नहीं, तब ये फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/4πε की जगह पर देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर इंटू, यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव ग्लिसरीन की रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू आपको पता है, अभी भी बताया था, उस पर 10⁻⁻12 में था, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें सेम Q1 Q2/r²। ये है आपका कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत अगर है तो एक बार फिर से वीडियो पीछे जा कर के देखिए, ठीक है ना। ये हुआ कूलॉम्स लॉ, बहुत ही सिंपल। कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। कूलॉम्स फोर्स में क्या क्या क्वालिटी होती है? तो पहली क्वालिटी सर, कूलॉम फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। कूलॉम फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है,